फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग आज से 3 महीने पहले एग्जैक्टली आप देखेंगे कि अपने इसी चैनल पे लूसेंट जो बुक है उसको हम कवर करवा रहे थे। तो हमने जिसमें हिस्ट्री ऑलरेडी पूरी कंप्लीट करवा दिया था, ज्योग्राफी में भी मतलब कि काफ़ी सारी पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, पॉलिटी में भी हमने चैप्टर 10 तक कवर कर दिया था और हमें जो सुप्रीम कोर्ट है हमने वहाँ तक कवर किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें आगे पढ़ना था। हम लोग यहाँ तक उसको कवर किए थे, आगे उसको और कवर करेंगे। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि जितना हमने पॉलिटी में करवा दिया है हम उसके एमसीक्यू भी देख लें। क्या जो एमसीक्यू है उसको भी देख लें, पूरा का पूरा एकदम चैप्टर, यानी कि एक पेज से जहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हुई है वहाँ से जहाँ तक हमने करवा दिया है उसको फिर आगे जो है पूरा कंप्लीट करते हुए उसका भी एमसीक्यू देख लेंगे। तो चलिए उसी के क्रम में आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जो लूसेंट में पॉलिटी दी हुई है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है भारतीय संविधान के इतिहास का विकास का संक्षिप्त इतिहास, इसके जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। और ये चैप्टर बड़ा है तो 2 पार्ट में देखेंगे इसको। आज ये जो है इसमें आप 18 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद जो अन्य क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम कल वाली वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसी लूसेंट की पॉलिटी से ही लिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन कहीं इतर नहीं जाएगा। और तो चलिए देखते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें बताते चलेंगे। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि 1764 में किस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार जो है वो मजबूत हुआ। और अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ही जा करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे मैंने लूसेंट नाम से इसको कवर करवाया है, लूसेंट पॉलिटी से। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी वाला। आप सबको पता ही होगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। जो हमारा चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग ही इस पॉइंट से हुई है कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो सिकंजा मजबूत हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है, तो मैंने वहीं से ये वाला क्वेश्चन भी पुट आउट किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वो मजबूत हुआ। तो इसका आंसर हमने बता दिया, एम बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करना, दूसरा है कि भारत में शिक्षा का प्रसार करना, तीसरा कह रहे हैं कि भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ये तो जब तक ये लोग रहे हैं तब तक इनका कभी भी इनकी मंशा ऐसी नहीं हुई कि चलो भारत में उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, तो इसको तो भूल ही जाइए कि 1773 में ऐसा कुछ हुआ होगा। और अंत में कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करना। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसका यही उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा माना जाता है कि पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, पहली बार आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश संसद है उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को यहाँ पे नियमित करने के लिए कुछ जो है लाया गया, कोई अधिनियम लाया गया। इसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से मनमानी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही थी भारत में और भारत वालों का शोषण कर रही थी। ठीक है, तो हमने देख लिया ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1764 का अधिनियम, दूसरा कह रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम, और चौथा देखिए कह रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गवर्नर जनरल। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1764 का अधिनियम। ठीक है, तो आप देखिए कि 1764 का जब अधिनियम आया उसके पहले तक बंगाल में जो मतलब जो बंगाल में थे उन्हें क्या बोला जाता था, तो बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। लेकिन जब 1764 का अधिनियम आया तो उसके बाद वो जो पदनाम है वो चेंज हो गया, और अब उनको क्या बोला जाने लगा, अब उन्हें बोला जाने लगा गवर्नर जनरल। क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल। और अगर आपसे पूछ लें कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए, तो इसी एक्ट के तहत, यानी 1764 का जो एक्ट आया, इसी एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन बने हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने हैं। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई है। पेन ही नहीं चल रही, यहाँ लिख देते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने, और किस अधिनियम के तहत बने, तो 1764 के अधिनियम का जो मतलब अधिनियम आया था इसके तहत इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमने बता दिया, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसने पारित किया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए उस टाइम तक भारत की संसद का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, तो ये तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पारित करेगी, ये सब ब्रिटिश की, जो हमारी मतलब ब्रिटिश की संसद थी वहां से ये सारे अधिनियम वगैरह आ रहे थे, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि ब्रिटिश संसद। जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, और इसको जो है माना जाता है कि जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है उसने दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया। क्या किया, तो इसने जो ड्यूअल गवर्नमेंट है उसको प्रारंभ किया, ड्यूअल गवर्नमेंट को प्रारंभ किया, और इसके तहत दो संस्थाएं बनाई गई। एक को कहते हैं BOD, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम क्या था, तो ये लोग व्यापारिक मामलों से संबंधित जो भी चीजें थे उसको देखा करते थे, जबकि जो दूसरी संस्था बनाई गई उसको कहा जाता था BOC, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और ये किससे संबंधित थी, तो ये राजनीतिक मामलों से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। और फिर से बता रहे हैं, अगर आप पूरा चैप्टर डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमने लूसेंट पॉलिटी करके पढ़ाया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पे हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में ये सारी चीजें कवर की है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाले में बहुत ज्यादा डिटेल में है, और अगर आप केवल और केवल लूसेंट को देखना चाहते हैं तो लूसेंट पॉलिटी में जाकर के इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां आपसे पूछ रहे हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया। तो कंपनी के किस अधिकार को छीना गया है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया है यही आपसे पूछ रहे हैं। पहला क्या है कि भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो, दूसरा कह रहे हैं कि चाय के व्यापार का एकाधिकार, तीसरा कह रहे हैं चीनी के व्यापार का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त होता है। किसका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन हमें याद रखना है कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया है इसके तहत पूरी तरह से इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ, आंशिक रूप से ही समाप्त हुआ था, और इनके पास अभी भी चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो इनका एकाधिकार बना रहा, और साथ में चाय का जो व्यापार है उस पे भी इनका एकाधिकार बना रहा। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया है वो। लेकिन आगे चल के एक और अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, और उसके तहत आप देखेंगे कि इनका पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। और इसी के साथ 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था इसमें एक और मतलब कि पॉइंट है, और वो क्या है, वो है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उनको ना भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन अब ये जो पदनाम है वो चेंज हो गया, यानी कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये कब से, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत।
और इसी के साथ आप देखें कि और क्या होता है, तो जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, इसी में एक व्यवस्था की गई थी, जो ईसाई पादरी थे वो आकर के भारत में जो है अपना जो एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एक व्यवस्था और की गई थी, तो 1 लाख रुपए पर साल जो है वो मतलब कि भारतीयों के एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है शिक्षा को लेकर के, वो भी स्टार्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा, और डिटेल में पढ़ना है तो जा करके हमारा जो पहले इसके पर हमने पढ़ाया है पॉलिटी, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किस देश के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, भारत, चीन, जापान या अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा, अभी ऊपर हम बता के आ ही रहे हैं कि चाइना के साथ इनका जो है व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, और साथ में अगर इन्हें चाय का व्यापार करना है तो वो भी एकाधिकार इनका बना रहा। तो सही आंसर क्या होगा, बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो 1813 के ही चार्टर एक्ट से ये क्वेश्चन भी बना है। कह रहे हैं कि 1813 का जो अधिनियम आया था, इसके तहत भारत में क्या परिवर्तन हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली, अभी ऊपर हमने बताया कि हाँ ऐसा तो था ही। कह रहे हैं भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, नहीं, ये 1858 में जाता है, अभी तो ये नहीं गया है। तीसरा कह रहे हैं कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो भारत में जो दास प्रथा है उसको अवैध जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया जाता है, तो ये भी गलत है, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई। ठीक, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शंस हैं आपके पास, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए, दूसरा कह रहे हैं कि भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, और तीसरा है कि भारत में विधि आयोग का गठन किया गया, और लास्ट में कह रहे हैं कि ए और सी दोनों सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा, अब देखिए अभी ऊपर हमने बताया कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत कंपनी यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो ये वाला तो ठीक ही है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में मंत्री परिषद जो मतलब कि मंत्री पद है इसकी व्यवस्था की गई, तो ये मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं है, लेकिन तीसरा वाला सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ए और सी जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या परिवर्तन हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो कह रहे हैं पहले में कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तो क्या ऐसा होगा, नहीं ना, अभी बता के आना है कि 1858 में गया, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा कह रहे हैं कि भारत में दास प्रथा समाप्त हुई, तो ये भी नहीं होगा, अभी बताया हमने कि 1833 के चार्टर जो एक्ट आया था उसके तहत समाप्त हुई थी भारत में दास प्रथा। मतलब समाप्त होने का मतलब है उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, असंवैधानिक टाइप का घोषित किया गया था। बाकी समाप्त तो ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत धीरे धीरे होती हैं, कोई भी अधिनियम आ जाए, कोई भी कानून बन जाए, उससे चीजें मतलब एक झटके में चीजें नहीं बदलती हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। आप देखिए कि जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा कि जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहे हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या परिवर्तन हुए। तो 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद जस्ट उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं पहले में कि भारत का शासन कंपनी के मतलब हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया, सही बात है, अभी ऊपर हमने बताया ही। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ये बात भी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि भारत परिषद का गठन हुआ, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो 10 का जो है आप देखें कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी है जो वो सही हो जाएगा। और ये जो जो भारत परिषद है जिसका गठन किया गया है, आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो इसमें टोटल 15 सदस्य थे। और ये जो 15 सदस्य हैं इसमें 8 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे, और जो 7 सदस्य हैं वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा।
और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो 1858 का ये भारत परिषद अधिनियम आया है, इसी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो पहले मुगल सम्राट हुआ करते थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। और इसी के साथ आप देखेंगे और क्या हुआ, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था बनाई गई थी 1784 के अधिनियम में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और भारत में राज्य सचिव जो पद है उसकी नियुक्ति की गई, और साथ में जो गवर्नर जनरल अभी तक बन रहे थे उनका भी जो पदनाम है वो चेंज कर दिया गया। और क्या नाम रखा गया, अब उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और इसी के तहत आप देखेंगे कि भारत में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, कैनिंग। और इन्हीं कैनिंग का पदनाम चेंज करके इन्हें क्या कह दिया गया, तो इन्हें बता दिया भैया कि अब से आप भारत के वायसराय हो। ठीक है, तो पहले जो है अगर आप पूछ ले कि पहले जो है वायसराय कौन थे, तो उनका नाम था कैनिंग। और अगर आपसे पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो वो भी हो जाएंगे कैनिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि भारत में विधि आयोग भारत में विधि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है कि ये जो विधि आयोग का गठन है कब हुआ, ऊपर हमने बताया ही है। हमारे पास ऑप्शंस जो हैं उसके तहत आप देखिए कि जो बी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 1833 का जो भारत शासन अधिनियम आया, यानी कि 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया उसी के तहत, भारत शासन अधिनियम उसको नहीं बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, भारत में जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया उसी के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये जो पहला विधि आयोग है और कब किया गया है, तो 1834 में किया गया है। और आपसे पूछ लें कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था भारत में पहले विधि आयोग का गठन। 1833 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, सॉरी भारत परिषद नहीं उसको कहते, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत आया और 1834 में इसका गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया। अभी ऊपर बता के आ रहे हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये जो है भारत में जो दास प्रथा वाली बात थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की 1861 का, यानी कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो ए में कह रहे हैं कैनिंग, बी में कह रहे हैं डलहौजी, सी में है मेयो और डी में है लिट्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए वाला कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो कब मतलब किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ है, तो वो कैनिंग के टाइम पीरियड में पारित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहे हैं कि 1861 के अधिनियम के तहत किस प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इससे क्वेश्चन और आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1861 का जो अधिनियम आया है उसके तहत जो है एक प्रणाली की शुरुआत की गई है और उसका नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, विभागीय प्रणाली, दूसरा कह रहे हैं चुनावी प्रणाली, तीसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और चौथा है द्विसदनीय विधायिका। तो जो सही आंसर होगा वो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई 1861 के अधिनियम के तहत। और किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा कैनिंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो कैनिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, मैंने ये तो बताया ही नहीं भैया, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। इतना देर हो गया, मुझे अभी याद आया कि आज मकर संक्रांति है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अध्यादेश जारी करने की, विधानसभा को भंग करने की, युद्ध घोषित करने की या फिर टैक्स लगाने की। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। और एक पॉइंट याद रखना है कि वो जो अध्यादेश है वो कितने टाइम तक के लिए ही पारित किया जा सकता था, तो केवल 6 माह के लिए वो मान्य रहेगा। ठीक है, तो उसकी अवधि कितनी थी अध्यादेश की, केवल 6 माह। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 के अधिनियम से बना हुआ। कह रहे हैं कि 1873 का अधिनियम किससे संबंधित था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने से, दूसरा कह रहे हैं भारतीयों को अधिक अधिकार देने से, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तीसरा कह रहे हैं कि भारत संसद यानी कि ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व से, तो बिल्कुल भी नहीं। और भारत में शिक्षा का विकास, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने से संबंधित था 1873 का अधिनियम। और आप देखेंगे आगे चल करके 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया। ठीक है, तो कब, ये अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 उसको देख लेते हैं। और हाँ, मैंने अपने इसी चैनल पे हिंदी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है और साथ में हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें हम लोग अभी क्लास 6 to 8 को कवर कर रहे हैं। आगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे की क्लासेस की जो एनसीईआरटी है उसको कवर कराएंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और जो क्लास 7 की हिस्ट्री है उसमें भी चैप्टर 4 यानी मुगल साम्राज्य तक हो गया है। अब आगे जो है जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, तो आप लोग उसके साथ जरूर जुड़ें। चलिए हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 1876 में महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया था, यानी कि महारानी विक्टोरिया को 1876 में एक पदनाम दिया गया था, एक उपाधि दी गई थी। आपको बताना है कि वो उपाधि कौन थी। भारत की रानी नहीं, भारत की सम्राट, तो वैसे ये लिखा ही गलत है, भारत की सम्राट कैसे हो सकता है। तीसरा कह रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल, तो ये क्या, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि भारत की साम्राज्ञी या भारत की महारानी। तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को ये उपाधि दी गई थी। और आपसे अगर डेट पूछ लें कि कब दी गई थी, तो 28 अप्रैल 1876 को। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ऑप्शन जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग बराबर इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, तो जरूर हम ये जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना, क्राउन का अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आप देखिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। आप देखिए कि जो मार्ले थे ये मतलब दो लोगों का नाम है, एक तो मार्ले एक तो मिंटो तो ये जो मार्ले हैं और मिंटो हैं ये अलग अलग दो नाम है। मार्ले कौन थे, तो मार्ले भैया इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो मार्ले कौन थे, तो ये भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, तो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में। और मिंटो कौन थे, तो मिंटो तो भैया वॉयसराय थे। क्या थे, मिंटो जो है वो वॉयसराय थे। और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया है, इस अधिनियम के तहत पहली बार आप देखेंगे कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जो है, या फिर आप कहें कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो दे दिया गया। वैसे इसको पृथक प्रतिनिधित्व जो है बोला जाता है। तो ये जो पृथक निर्वाचन वाली पद्धति है, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, किसी एक ग्रुप से या किसी एक जाति धर्म से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और उसी जो है जाति धर्म के लोग उसको वोटिंग भी देंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पृथक निर्वाचक पद्धति। तो ये जो पृथक निर्वाचन पद्धति है ये पहली बार मुसलमानों को कब दी गई थी, तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसके तहत। आगे चल के इसको बढ़ाया भी गया है 1919 का जो आता है चेम्सफोर्ड सुधार उसके तहत, लेकिन वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग मार्ले मिंटो को देख रहे हैं तो मार्ले मिंटो को ही देखेंगे। तो ये हमने बता दिया। इसके साथ और क्या पॉइंट जाने रहिएगा कि जो मतलब मिंटो है ना, मिंटो, इनको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो वो थे भैया मिंटो। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो मैंने 18 क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए थे। आई होप आप लोगों को ये जो 18 क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे और आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। अगर आप इसको डिटेल में जाना चाहते हैं, डिटेल में इसको देखना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया कि इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है लूसेंट पॉलिटी के नाम से, वहां जाके आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं।
तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।